सोचकर देखिए, एक बहुत ही अजीब से विरोधाभास की कल्पना कीजिए। एक तरफ दुनिया के किसी बहुत ही ग्रैंड और शानदार थिएटर में भारतीय कलाकार अपनी ट्रेडिशनल आर्ट और म्यूजिक का प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। हाँ, एकदम कल्चरल प्राइड वाला मोमेंट। बिल्कुल। और ठीक उसी समय यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में गुआम आइलैंड के पास समुंदर की गहराई में भारतीय नौसेना के जवान अमेरिकन नेवी के साथ मिलकर दुश्मन की सबमरीन्स को ट्रैक करने का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। एग्जैक्टली। पहली नजर में देखें तो एक मंच पर बजते हुए घुंघरू और समुंदर के नीचे घूमते हुए टॉर्पीडोज के बीच कोई रिलेशन नजर नहीं आता। राइट। आई मीन दोनों बिल्कुल अलग दुनिया लगती हैं। सही बात है। आमतौर पर इनको अलग ही देखा जाता है। लेकिन अगर इन दोनों घटनाओं को हम एक साथ रखकर देखें तो 20 मार्च 2026 की जो तारीख है ना, ये भारत की एक बहुत ही अग्रेसिव और सोची समझी स्ट्रैटेजी की कहानी कहती है। और ये विरोधाभास या पैराडॉक्स असल में किसी भी उभरती हुई सुपर पावर की असली पहचान होती है। हम क्या करते हैं, हम खबरों को हमेशा अलग अलग बॉक्सेस में डाल देते हैं। डिफेंस अलग, कल्चर अलग और पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग। राइट, सबको अलग कंपार्टमेंट्स में वही रखते ना हैं। ले। लेकिन जब आप इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं तब समझ में आता है कि ये सब एक ही बड़ी मशीन के अलग अलग पुर्जे हैं जो एक साथ किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। और उसी पूरी मशीनरी को, उसी बड़ी पिक्चर को समझने के लिए आज के इस डीप डाइव में स्वागत है। आज की इस चर्चा का बेस है हमारा करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया मार्च 2026 डाइजेस्ट। और हमारा मिशन बहुत क्लियर है। जो कि सिर्फ न्यूज़ पढ़ना नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। इस इंफॉर्मेशन के ओवरलोड में से उन चुनी हुई खबरों को डिकोड करना है जो सच में भारत के फ्यूचर को शेप कर रही हैं। हम ग्लोबल डिप्लोमेसी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट लेवल पॉलिटिक्स और एक आम इंसान के बेसिक राइट्स तक जाएंगे। और देखिए, इस तरह के डीप डाइव का मेन पर्पस ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि वो क्यों हो रहा है। हर एक नई पॉलिसी, हर नया मिलिट्री एक्सरसाइज एक लार्जर शिफ्ट की तरफ इशारा करता है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। और शुरुआत उसी पैसिफिक ओशन वाले विरोधाभास से करते हैं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि कल्चर मिनिस्ट्री ने ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम नाम की एक नई पहल शुरू की है, जिसका मेन काम इंडियन आर्टिस्ट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भेजना है, राइट? हाँ एग्जैक्टली, देश की कल्चर का प्रचार करना। पर वहीं दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्ट्री बता रही है कि भारत अब दुनिया में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा ग्लोबल हब बनने के करीब है। ओह वाह, ये एक मैसिव डेवलपमेंट है ना? और साथ ही यूएस के गुआम में सी ड्रैगन 2026 नाम का एक मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन एक्सरसाइज चल रहा है, जिसमें इंडिया एक मेजर पार्टनर है। अब सच कहूं तो मुझे यहाँ एक छोटी सी उलझन हो रही है। किस बारे में? आई मीन, क्या ये ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम सिर्फ एक पीआर स्टंट नहीं लगती? मतलब जब आप समंदर में सबमरीन्स ढूंढ रहे हैं और आसमान के लिए हाईटेक ड्रोन्स बना रहे हैं, तो अचानक से आर्ट और म्यूजिक पर पैसा खर्च करने का क्या डिप्लोमेटिक फायदा है? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में कोई भी देश सिर्फ अपने हथियारों या मिलिट्री के दम पर ग्लोबल लीडरशिप नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, ये जो ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम जैसी चीजें हैं, ये आपकी सॉफ्ट पावर का हिस्सा होती हैं। ये दूसरे देशों के आम लोगों के दिलों में आपके लिए एक पॉजिटिव इमेज बनाती हैं। मतलब एक तरह का इमोशनल कनेक्शन। बिल्कुल। जब दुनिया भर के लोग आपकी कल्चर, आपके सिनेमा या आर्ट को पसंद करने लगते हैं ना, तो उन देशों की गवर्नमेंट्स के लिए आपके खिलाफ कोई हार्श स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरह से सॉफ्ट पावर आपकी हार्ड पावर के लिए रास्ता आसान करती है। ओह, आई गेट इट नाउ। तो ये एक साइकोलॉजिकल एज बनाने का तरीका है। लेकिन अगर हम इस हार्ड पावर की बात करें, तो ये ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब वाली बात ग्राउंड पर कितनी प्रैक्टिकल है? ये बहुत प्रैक्टिकल और ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हम अक्सर सुनते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहे हैं, पर क्या हम सच में टेक्नोलॉजी ओन कर रहे हैं या सिर्फ इंपोर्ट किए हुए पुर्जे असेंबल कर रहे हैं? ये आपने बहुत ही बढ़िया डिफरेंस पॉइंट आउट किया। देखिए, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आज के टाइम में सिर्फ इंपोर्टेड पार्ट्स को स्क्रू से कसना नहीं रह गया है। राइट। आज ड्रोन सिर्फ हवा में उड़ने वाले कैमरास नहीं है,
वो लॉजिस्टिक्स, बॉर्डर सिक्योरिटी और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर का फ्यूचर है। तो जब कोई देश इसका हब बनता है तो वो पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। एग्जैक्टली वो बैटरी टेक, सेंसर मैन्युफैक्चरिंग और एआई नेविगेशन सिस्टम्स की पूरी इकोसिस्टम को अपनी यहाँ सेटअप करता है। ये सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता की तरफ एक ह्यूज स्टेप है, क्योंकि आने वाले कल की वॉर्स और ट्रेड दोनों अनमैन्ड सिस्टम्स पर चलने वाले हैं। पॉइंट है, और शायद यही एक रीजन है कि हम सी ड्रैगन 2026 जैसे एक्सरसाइजेज में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुआम जैसी जगह पे जाना, जो अमेरिका का एक बहुत ही क्रूशियल स्ट्रैटेजिक बेस है, वो सिर्फ एक रूटीन ड्रिल तो हो नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर ना नेवी की सबसे कॉम्प्लेक्स स्किल्स में से एक होती है। वो अंडर वाटर सोनार्स वो सब यूज करके, राइट? हाँ, साउंड वेव्स, रेडार और आजकल तो हैवी डेटा एनालिटिक्स का यूज करके डीप सी में छुपे दुश्मन को ढूंढना। इंडो पैसिफिक रीजन में जैसे जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, वहां इंडिया का ऐसी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में होना एक क्लियर मैसेज है। कैसा मैसेज? यही कि समंदर के अंदर की हर हलचल पर हमारी नजर है और हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स को सिक्योर रखने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। मतलब एक तरफ हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बना भी रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी सिक्योरिटी की गारंटी भी दे रहे हैं। दैट्स ह्यूज। पर एक बात और है, ये ग्लोबल इम्पैक्ट तब तक सस्टेन नहीं हो सकता जब तक देश के अंदर का बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग ना हो। सेका एक स्ट्रांग आर्मी और इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी को बैक करने के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंजन चाहिए होता है, और वो इंजन चलता है अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो सीधा हमें हमारे देश के अंदर हो रहे उन बड़े चेंजेस की तरफ ले जाता है। एग्जैक्टली और सोर्सेज में जो फिगर्स दिए गए हैं वो स्पीड को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। जैसे इंडिया का मेट्रो नेटवर्क अब 1095 किलोमीटर, मतलब 1095 किलोमीटर्स से ज्यादा ऑपरेशनल लाइंस के साथ चाइना और यूएस के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। तीसरा सबसे बड़ा, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और ऐसी खबर है जो सीधा फ्यूचर से आई हुई लगती है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की प्लानिंग की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन, ये तो गेम चेंजर है ना? अगर मैं इस बारे में सोचूं तो ये ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर फ्यूचर के ट्रांसपोर्ट का नया इंटरनेट लगता है मुझे। लेकिन एक सेकंड रुकिए, मैं उस 1095 किलोमीटर वाले आंकड़े पर थोड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ। हाँ बताइए, क्या डाउट है? देखिए, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला देश है हमारा, तो इस मैसिव स्केल पर क्या ये फिगर समंदर में एक बूंद जैसा नहीं है? I mean, क्या हम थोड़ी जल्दी सेलिब्रेट नहीं कर रहे तीसरे नंबर पर आने को? मैं समझ सकता हूँ आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, पर अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो ये सिर्फ डिस्टेंस या किलोमीटर्स का नंबर नहीं है। तो फिर क्या है? ये नेटवर्क इफेक्ट के बारे में है। ये 1095 किलोमीटर्स की ट्रैक्स किसी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बनी है ना? ये हमारे टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल या वेब बना रही हैं। ओके, मतलब सिटीज को इंटरकनेक्ट कर रही हैं अंदर से। एग्जैक्टली। जब एक आम इंसान शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सेफ और ऑन टाइम पहुंचता है तो वो सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रहा, वो सिटी की इकोनॉमी में एक्टिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। राइट, टाइम बचता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बिल्कुल। मेट्रो नेटवर्क्स सिटीज की ज्योग्राफी को सिकोड़ देते हैं और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड करते हैं। तीसरे नंबर पर आना दिखाता है कि हमारी अर्बन मोबिलिटी अब कंप्लीटली ग्लोबल स्टैंडर्ड की है। ये आर्ग्यूमेंट तो काफी सॉलिड है, लेकिन अब आते हैं मेरी उस नए इंटरनेट वाली एनालॉजी पर। मैंने बोल तो दिया कि ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर एक नया इंटरनेट है, पर प्रैक्टिकली ये ऑर्डिनरी हाईवेज से अलग कैसे है? आपकी वो एनालॉजी एक्चुअली स्पॉट ऑन थी। सच में? कैसे? देखिए, जैसे इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन को डिसेंट्रलाइज किया था ना, कि सबके पास एक्सेस है, वैसे ही ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को डिसेंट्रलाइज कर सकती है। थोड़ा और सिंपल टर्म्स में समझाएंगे? श्योर। ग्रीन हाइड्रोजन बनने के प्रोसेस में सिर्फ पानी और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होता है, जैसे सोलर या विंड पावर। मतलब इसमें कार्बन एमिशंस लिटरली जीरो होते हैं। ओह, जीरो एमिशंस, दैट्स अमेजिंग। हाँ, तो जब गुजरात और महाराष्ट्र जैसे हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स के बीच ये कॉरिडोर बनेगा तो उस रूट पर चलने वाले हेवी ट्रक्स डीजल पर नहीं चलेंगे, वो ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेंगे। एग्जैक्टली। और उनके एग्जॉस्ट से धुएं की जगह सिर्फ पानी की बूंदें निकलेंगी। ये सिर्फ एक रोड नहीं है,
ये एक पूरा इकोसिस्टम है जहां एनर्जी का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एक ही जगह हो रहा है, एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए। वाओ, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। क्योंकि देखिए, इस तरह के हाईटेक कॉरिडोर्स बनाने के लिए और ऐसी टेक को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक बहुत ही स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। बिना स्किल्ड लोगों की तो ऐसी टेक्नोलॉजी चल ही नहीं सकती। और वही पॉइंट है, ये स्किल्स और पॉलिसीज हवा में नहीं बनती, ये सब स्टेट लेवल पर तय होती हैं। और जब हम स्टेट्स की बात करते हैं तो हमारे डाइजेस्ट में 3 अलग-अलग राज्यों से 3 बिल्कुल अलग खबरें हैं। हाँ, स्टेट्स का लैंडस्केप हमेशा डाइवर्स होता है। बिल्कुल। पहला देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ने स्कूल एजुकेशन में सुधार के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर शिक्षा क्रांति 2.0 स्टार्ट किया है। दूसरा, पॉलिटिकल साइड पर देखें तो वेस्ट बंगाल के कूच बिहार से परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू की गई है। और तीसरा महाराष्ट्र से है, राइट? हाँ, महाराष्ट्र असेंबली ने फोर्स्ड कन्वर्जन्स को रोकने के लिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 पास किया है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ एक बार क्लियर कर दूं, हम यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। सही बात है, हमारा काम सिर्फ फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना है सोर्सेज के हिसाब से। एग्जैक्टली। हम बस ये देख रहे हैं कि अलग-अलग स्टेट्स की प्रायोरिटीज क्या हैं। लेकिन एक मिनट, मुझे ना इस पंजाब वाले केस में सच में थोड़ी उलझन है। शिक्षा क्रांति में क्या उलझन है? यार, एक स्टेट के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स को ठीक करने के लिए सीधा वर्ल्ड बैंक के पास जाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हमारे देश में एजुकेशन एक्सपर्ट्स की कमी है? ये काफी वैलिड क्वेश्चन रेज करता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स इंटरनेशनल बॉडीज के पास क्यों जाती हैं? वही तो। फंड के लिए? सिर्फ फंड्स के लिए नहीं, दरअसल वर्ल्ड बैंक के पास पूरी दुनिया के डेवलपिंग नेशंस का हार्डकोर डेटा होता है। उन्हें पता है कि वियतनाम या ब्राजील में कौन सा मॉडल वर्क किया और क्यों फेल हुआ। ओह, मतलब उनके पास एक ग्लोबल केस स्टडी का बैकअप है। एग्जैक्टली। शिक्षा क्रांति 2.0 का एम सिर्फ नए ब्लैक बोर्ड्स लगाना या किताबें बांटना नहीं है। ये एक डेटा ड्रिवन सिस्टम बनाने के बारे में है। टीचर्स को ट्रेन करना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ठीक करना और बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को ट्रैक करना। अच्छा, तो वर्ल्ड बैंक बेसिकली वो टेक्निकल एक्सपर्टीज लाता है जो लोकली हमारे पास शायद उतने स्केल पर ऑर्गेनाइज्ड ना हो। हाँ, वो लोकल एजुकेटर्स के नॉलेज को एक सिस्टम में फिट कर देते हैं ताकि रिजल्ट्स ट्रैक हो सके। समझ गए। ये तो सिस्टम का पूरा ओवरहॉल हो गया। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बंगाल और महाराष्ट्र को। ये दिखाता है कि एक डेमोक्रेसी में स्टेट्स अलग-अलग डायरेक्शंस में कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। अगर हम इन्हें एक न्यूट्रल एनालिस्ट के नजरिए से देखें तो ये एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के 2 अलग-अलग टूल्स हैं। कैसे? थोड़ा इलैबोरेट करेंगे? श्योर। बंगाल में जो यात्रा हो रही है वो बेसिकली पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है। लोगों को ग्राउंड पर कनेक्ट करने का तरीका। सही कहा। इलेक्शंस हो या ना हो, पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पर उतरकर अपना मैसेज डायरेक्टली जनता तक पहुंचाती हैं। ये पब्लिक डायलॉग का एक फॉर्म है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो बिल पास हुआ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, हाँ, वो ये शो करता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स सोशल डायनामिक्स और डेमोग्राफिक कंसर्न्स को कैसे टैकल करती हैं। वो अपनी लेजिस्लेटिव पावर का यूज करके समाज के लिए रूल सेट करती हैं। तो बेसिकली एक स्टेट एजुकेशन से फ्यूचर का ह्यूमन रिसोर्स रेडी कर रहा है, दूसरा सड़क पर उतरकर जनता से पॉलिटिकल डायलॉग कर रहा है और तीसरा लॉ के जरिए सोशल रेगुलेशन कर रहा है। बिल्कुल, यही हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों है। और इन सब चीजों का अल्टीमेट गोल क्या है? क्या है? इन सब का फाइनल एम तो सोसाइटी में रहने वाले एक आम इंसान की लाइफ को बेटर बनाना ही है ना। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये सब ग्राउंड पर कैसे ट्रांसलेट होता है? यही सवाल हमें आज के सबसे ह्यूमेन और टची एस्पेक्ट की तरफ लेकर जाता है, इंक्लूजन, यानी समाज में सबको साथ लेकर चलना। जो कि सबसे जरूरी हिस्सा है किसी भी डेवलपमेंट का। बिल्कुल। ग्लोबल स्ट्रैटेजीज बन गईं, लॉज पास हो गए, पर एक इंडिविजुअल लेवल पर क्या बदल रहा है? हमारे सोर्सेज 2 बहुत ही पावरफुल स्टोरीज बताते हैं। स्पोर्ट्स और जुडिशरी से, राइट? हाँ, पहली खबर है कि ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में 24th नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आगाज हुआ है। और दूसरी बहुत ही सिग्निफिकेंट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मैटरनिटी लीव वाली रूलिंग। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो माएँ बच्चों को अडॉप्ट करती हैं, अडॉप्टिव मदर्स, उन्हें भी 12 वीक्स की मैटरनिटी लीव मिलेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले एक शर्त थी
कि बच्चा 3 महीने से छोटा होना चाहिए, वो शर्त अब हटा दी गई है। ये सच में एक लैंडमार्क डिसीजन है ना? मुझे लगता है इस 3 महीने वाली लिमिट को हटाने के पीछे कोई ग्राउंड रियलिटी रही होगी। इंडिया में किसी गवर्नमेंट ऑफिस से एक छोटी सी एनओसी लेने में 3 महीने निकल जाते हैं। एक बच्चे को लीगली अडॉप्ट करके घर लाना तो बहुत दूर की बात है। आपने एकदम दुखती रग पे हाथ रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्जैक्टली इसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझाया। तो पहले का लॉ प्रैक्टिकली काम ही नहीं करता था अडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए। सही पकड़ा। पुराना लॉ कहता था कि छुट्टी तभी मिलेगी जब अडॉप्टेड बच्चा 3 महीने से छोटा हो। लेकिन जो भी लोग कारा यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के प्रोसेस से गुजरे हैं, उन्हें पता है कि ये प्रोसेस कितना लंबा होता है ना? बैकग्राउंड चेक्स, पेपर वर्क, मतलब प्रोसेस ही इतना लंबा है कि तब तक बच्चा बड़ा हो जाता है। हाँ, बच्चे को लीगली घर लाते लाते उसकी एज अक्सर 1 या 2 साल हो जाती है। इसका अल्टीमेट नतीजा ये होता था कि जो माँ थोड़े बड़े बच्चे को अडॉप्ट कर रही है, उसे छुट्टी नहीं मिलती थी। ये तो बहुत ही अजीब और अनफेयर विरोधाभास था। मतलब एक बच्चा जो ऑर्फनेज से आ रहा है, जिसे नए घर, नए एनवायरनमेंट और एक नई माँ के साथ बॉन्ड होने के लिए उल्टा ज्यादा टाइम चाहिए। हाँ, उसी बच्चे की माँ को अगले दिन ऑफिस जाने के लिए फोर्स किया जा रहा था। एग्जैक्टली। ये सुनकर ही कितना दिल तोड़ने वाला लगता है। और ठीक यही पॉइंट एससी के सामने था। इस कंडीशन को हटाकर कोर्ट ने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है कि मदरहुड की डेफिनेशन बच्चे की एज या उसके पैदा होने के तरीके से तय नहीं होती। राइट। वो पेपर साइन करने से माँ थोड़ी ना बन जाती ऑटोमेटिकली। बिल्कुल, वो एक इमोशनल बॉन्ड बना रही होती है और उस बॉन्ड को डेवलप करने के लिए टाइम और स्पेस चाहिए होता है। ये फैसला सिर्फ लीगल बुक्स का एक पन्ना नहीं है, ये लॉ का ह्यूमन इमोशंस के साथ जुड़ना है। ये वाकई बहुत कंफर्टिंग थॉट है कि हमारा सिस्टम पत्थर की लकीर नहीं है, वो वक्त के साथ सेंसिटिव और ह्यूमेन हो रहा है। और अगर हम इस इंक्लूसिविटी की बात को आगे बढ़ाएं तो कलिंगा स्टेडियम वाला इवेंट भी तो इसी का हिस्सा है ना? कलिंगा स्टेडियम वाला पैरा एथलेटिक्स इवेंट, हाँ, ये भी उसी एम्पैथी का रिफ्लेक्शन है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब हम पैरा स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो उसे एक सिंपैथी वाले एंगल से देखा जाता है, जैसे मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स ना हो। पर कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन उस नैरेटिव को ब्रेक करता है। देखिए, कलिंगा स्टेडियम इस वक्त इंडिया के सबसे टॉप क्लास अल्ट्रा मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में से एक है। राइट, वहाँ हॉकी वर्ल्ड कप्स हुए हैं। एग्जैक्टली। तो जब वहाँ 24th नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होती है तो ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये उन एथलीट्स के प्रोफेशनल डेडिकेशन की रिस्पेक्ट है जिन्होंने अपनी फिजिकल बाउंड्रीज को तोड़कर उसे अपनी ताकत बनाया है। वाओ! ये पूरी सोसाइटी को बताता है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिर्फ मेन स्ट्रीम क्रिकेट या हॉकी का कॉपीराइट नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो इंडिया का झंडा ऊंचा करना चाहता है। क्या खूबसूरत बात कही है आपने, सिंपैथी से निकालकर एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ना। तो चलिए इस पूरी डीप डाइव के थ्रेड्स को एक साथ बांधते हैं। काफी लंबा सफर तय कर लिया हमने आज। सच में। हमने शुरुआत की थी कि कैसे इंडिया ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम से अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है और ठीक उसी वक्त गुआम में सी ड्रैगन एक्सरसाइज और ड्रोन हब बनकर अपनी हार्ड पावर को सॉलिड कर रहा है। फिर हमने देखा कि इन ग्लोबल एम्बिशंस को फ्यूल करने के लिए देश के अंदर 1095 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क और ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर एक जीरो एमिशन वाले फ्यूचर का बेस बना रहे हैं। बिल्कुल। और उसके बाद हमने स्टेट्स की पॉलिसीज देखी, कैसे पंजाब में वर्ल्ड बैंक की हेल्प से एजुकेशन का मॉडल बदल रहा है, बंगाल में पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा है और महाराष्ट्र में सोशल लॉज बन रहे हैं। और एंड में हमने ये फील किया कि ये सारी डेवलपमेंट तब तक अधूरी है जब तक सोसाइटी इंक्लूसिव ना हो, चाहे वो कलिंगा स्टेडियम में पैरा एथलीट्स को बराबरी का हक देना हो या एससी द्वारा अडॉप्टिव मदर्स के लिए मैटरनिटी लीव के लॉज को ह्यूमेन बनाना। ये लिटरली एक ऐसे देश की पिक्चर है जो एक साथ मल्टीपल फ्रंट्स पर खुद को रीइन्वेंट कर रहा है। लेकिन एक चीज है, इस डिस्कशन को रैप अप करने से पहले मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है। अच्छा, कैसा ख्याल? देखिए, आज हमने जितनी भी बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ह्यूमन सेंट्रिक लॉज, ये सब इंसानों ने बनाए हैं इंसानों के लिए। पर हम जिस स्पीड से टेक में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्द एआई हमारी सोसाइटी का कोर हिस्सा होगा। राइट, एआई तो अब हर जगह आने वाला है। तो सोचिए, जब फ्यूचर में एआई एल्गोरिदम्स हमारे ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर का ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे या डेटा ड्रिवन मशीन्स कोर्ट्स में लीगल प्रेसिडेंट्स निकाल कर देंगी, तो क्या हमारी आज की ह्यूमन पॉलिसीज उस बदलाव को झेल पाएंगी? ओह,
ये तो क्या कोई सुपर स्मार्ट एआई कभी उस एम्पैथी और ह्यूमन इमोशन को समझ पाएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अडॉप्टिव मदर के दर्द को समझकर दिखाई? टेक एफिशिएंसी और ह्यूमन एम्पैथी के बीच का ये बैलेंस ना फ्यूचर का सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्या बात है! ये तो वाकई दिमाग को हिला देने वाला सवाल छोड़ दिया आपने। हम हाईवेज और ड्रोन्स तो बना रहे हैं, लेकिन क्या हमारी एम्पैथी उस हाईटेक एआई फ्यूचर के लिए रेडी है? यही तो सोचने वाली बात है। ये डेफिनेटली एक ऐसी चीज है जिस पर हमारे सभी सुनने वालों को खुद सोच विचार करना चाहिए। खैर, आज की चर्चा बस यहीं तक रखते हैं। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार कुछ और नए सोर्सेज, नई डिबेट्स और नए पर्सपेक्टिव्स के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और डेप्थ में जाते रहिए।